हेलो बच्चों, आज हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन। जो चैप्टर है बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का, उसको स्टार्ट। उसमें हम ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को समझेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझेंगे और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो होते हैं उसको समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजिंग है उसको यदि हम डिफाइन करें तो इट डिफाइंस हाउ टास्क आर डिवाइडेड, कोऑर्डिनेटेड एंड सुपरवाइज। कैसे हम किसी भी टास्क को डिवाइड करते हैं, उसको कोऑर्डिनेट करते हैं और उसको सुपरवाइज करते हैं। इसके अंदर एक सिस्टमेटिक प्रोसेस इन्वॉल्व होती है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं अपने रिसोर्सेज की कि कौन कौन से रिसोर्सेज हमको रिक्वायर्ड होंगे। रिसोर्सेज से मतलब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स और अदर रिसोर्सेज से। इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हम रिसोर्सेज लेके आ रहे हैं, चाहे हमारे ह्यूमन, चाहे हमारे फाइनेंशियल या हमारे इंफॉर्मेशन, उन सबको हम एक साथ कैसे इंटीग्रेट करें जिससे कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी जो है ऑर्गेनाइजेशन की उसको इम्प्रूव कर सकें। ये हमारा प्राइम पर्पस होता है ऑर्गेनाइजिंग का। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम जब डिफाइन करते हैं तो वो बेसिकली कि एक टास्क को हम कैसे डिवाइड करें, कैसे कोऑर्डिनेट करें और कैसे सुपरवाइज करें। यहाँ पे हम प्लानिंग कर रहे हैं रिसोर्सेज की और एट द सेम टाइम उन जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक साथ लेके आ रहे हैं जिससे कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें। सेकेंड है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फर्स्ट स्टेप इसमें आता है अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजिंग की जो इम्पोर्टेंस है उसमें हम सबसे पहले जो रिसोर्सेज को अलाइन करते हैं, एक साथ लेके आते हैं जिससे कि हम अपने जो बिजनेस गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। ये एक प्राइम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ऑर्गेनाइजिंग की स्टेप के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग में हम एक कॉमन पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा जो पर्पस ये है कि हम जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के रिसोर्सेज हैं उनको एक साथ इकट्ठा लाके उस कॉमन गोल को अचीव करा सके। सेकेंड, इफ़िशिएंसी, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉस्ट रिलेटेड। एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होना चाहिए जो हमारे ऑपरेशनल इफ़िशिएंसी को इम्प्रूव करे, कम से कम कॉस्ट में, कम से कम वेस्टेज के साथ में, कम से कम रिपीटेशंस के साथ में उस टास्क को हम कंप्लीट कर सकें। देन क्लैरिटी ऑफ रोल्स, जो हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स डिफाइन करते हैं, जो रोल्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो हम प्रॉपरली असाइन करते हैं एम्प्लॉयज़ को जिससे कि किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न जो है वो टीम वर्क में ना हो सके और प्रॉपरली हम अकाउंटेबल कर सकें उन एम्प्लॉयज़ को उनके जो भी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे। थर्ड एस्पेक्ट आता है स्टेप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हमारे क्या गोल्स हैं उनको हम क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं, उनको सेट करते हैं। उसके बाद डिवीज़न ऑफ वर्क, उस सारे जो टास्क हैं उनको स्मॉलर पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं जो मैनेज किए जा सके। थर्ड है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप। हम बेसिकली रिपोर्टिंग रिलेशनशिप और अथॉरिटीज़ लेवल जो हैं वो बनाते हैं कि कौन किसके अंडर में काम करेगा, किसके पास कितनी पावर्स होंगी उस पर्टिकुलर पोस्ट के हिसाब से, ये हम डिसाइड करते हैं। और फाइनली हम कोऑर्डिनेट करते हैं इन सारी एक्टिविटीज़ को विद प्रॉपर कम्युनिकेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद डिवीज़न ऑफ वर्क, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप और देन कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। फिर हम आते हैं स्ट्रक्चर्स में। पहला स्ट्रक्चर है फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यदि हम इसको डिफाइन करें तो फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है उसमें एम्प्लॉयज़ को बेस्ड ऑन देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हम असाइन कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। जो डिपार्टमेंट्स हम बनाते हैं, जैसे फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट बना दिया बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल फंक्शंस। जो सेल्स और मार्केटिंग वाले हैं उनका एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बेस्ड ऑन योर उनके फंक्शंस के हिसाब से। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं उनके हिसाब से डिपार्टमेंट्स को बनाते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये स्पेशलाइजेशन प्रमोट करता है। हम रिपीटेटिवली अपने रोल्स के हिसाब से उस जॉब को परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसमें हम इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। पर इसका एक डिसएडवांटेजेस ये है
कि यहाँ पे हम सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट्स के बारे में समझ पाते हैं, उसी के निटिग्रिटीज़ को समझ पाते हैं, किसी दूसरे डिपार्टमेंट की नॉलेज हमको नहीं मिल पाती है, तो हम एक डिपार्टमेंट के ही एक्सपर्ट रह जाते हैं, पूरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में हमारा एक्सपोजर नहीं हो पाता है। इसकी सूटेबिलिटी कहाँ है? इसकी सूटेबिलिटी है जहाँ पे हमको एक्सपर्टीज़ नॉलेज चाहिए। जहाँ जहाँ भी हमें एक्सपर्टीज़ नॉलेज चाहिए वहाँ पे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमको जो पर्सन चाहिए वो उस फील्ड का एक्सपर्ट चाहिए और वो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क परफॉर्म कर सके। इस तरह के जब ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं तो फंक्शनल स्ट्रक्चर की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हम आते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर पे। ये जो डिविजनल स्ट्रक्चर्स है उसमें हम ऑर्गेनाइज जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्ट या सर्विसेज या जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। मोस्टली हम उसको प्रोडक्ट बेसिस के हिसाब से डिवाइड करते हैं। इसका एडवांटेजेस क्या है कि जो भी डिवीज़न है वो रिस्पॉन्सिव हो जाता है टुवर्ड्स द कस्टमर नीड एंड मार्केट चेंज। जो भी एडॉप्टेबिलिटी है, जो भी मार्केट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसको बहुत जल्दी हम एडॉप्ट कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं उसके आउटकम के ऊपर। किस तरीके से फोकस कर सकते हैं? क्योंकि हमने क्या करा, ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स बनाए बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्ट्स। अब वो प्रोडक्ट से रिलेटेड ही वो चीज़ पूरी देख रहा है, उससे रिलेटेड फाइनेंस देख रहा है, उससे रिलेटेड मार्केटिंग देख रहा है, उससे रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्स देख रहा है। तो वहाँ पे जो मार्केट में जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी उसके पास सारे डिपार्टमेंट्स का कंट्रोल है, वो उसको उसी हिसाब से चेंज करके अडॉप्ट कर सकता है। पर इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि कई बार डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होते हैं। हमारे यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, चारों प्रोडक्ट्स के अलग मार्केटिंग मैनेजर, चारों के अलग फाइनेंस मैनेजर। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि वो चारों अलग अलग प्रोडक्ट से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, पर वो उसी वर्क को रिपीट कर रहे हैं। वो मार्केटिंग के ही जॉब को 4 अलग अलग तरीके से 4 अलग अलग पर्सन्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ना वो बढ़ जाता है। सूटेबिलिटी इसकी कहाँ है? जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, जहाँ की डाइवर्स प्रोडक्ट लाइन होती है। डाइवर्स प्रोडक्ट लाइन की मतलब है वो एयरलाइंस में भी है, वो स्टील में भी है, वो एफएमसीजी प्रोडक्ट में भी हैं और वो केमिकल्स प्रोडक्ट्स में भी हैं। तो बिल्कुल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है, हम उनके इस चीज़ को मिक्स नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हमें चाहिए ही चाहिए होगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट्स बना के उन प्रोडक्ट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में लेके आना, क्योंकि केमिकल का मार्केटिंग इज़ डिफरेंट देन द एयरलाइंस का मार्केटिंग। तो ये दोनों अलग अलग फील्ड हो गई। स्टील का मार्केटिंग इज़ डिफरेंट देन द एफएमसीजी प्रोडक्ट। तो हम जब डिफरेंट वेरिड ग्रुप में रहते हैं तो वहाँ पे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में डिविजनल स्ट्रक्चर्स को फॉलो किया जाता है। फाइनली एक ब्रीफ में हम समझ लेते हैं कि जो हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर्स पढ़ा उसका मेन फोकस क्या है? स्पेशलाइज और एक्सपर्टीज को डेवलप करना। जो डिविजनल स्ट्रक्चर है उसमें मार्केट के हिसाब से प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना वो मेन फोकस है। एडवांटेजेस तो फंक्शन का था, इफ़िशिएंसी को इंक्रीज करना। जो डिविजनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज है वो उसके फ्लेक्सिबिलिटी है, कैसे हम चेंज करते हैं, कैसे हम अडॉप्ट करते हैं। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसका डिसएडवांटेजेस जो है वो बेसिकली लैक इन रिस्पॉन्सिवनेस, क्योंकि हम अपने ही डिपार्टमेंट के ज़्यादा ओरिएंटेड रहते हैं तो बाकी डिपार्टमेंट्स के जो भी नीड होती है उसमें हम कम रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा होता है और रिपीटेटिव वर्क होना शुरू हो जाता है। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स और 4 डिफरेंट मार्केटिंग मैनेजर्स, तो वो पर्सन रिपीटेटिव जॉब्स कर रहे होते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा, इसको गो थ्रू करिएगा और आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को अपने नेक्स्ट लेक्चर में।